दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बेहद शानदार और मज़ेदार फैंटेसी मूवी की कहानी को जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें फिनिस्ट और उसके चेले एंडी को दिखाया जाता है। दोनों जंगल में एक बड़े से जंगली सूअर को ढूंढ रहे होते हैं। दरअसल उस सूअर ने गांव वालों की फसलों बर्बाद कर दिया था और इस वजह से गांव के लोग उस सूअर से बहुत परेशान थे। फिनिस्ट एक निडर और ताकतवर योद्धा होता है और उसकी बहादुरी के किस्से पूरा गांव जानता है। घूमते घूमते वह दोनों उस सुअर के करीब जा पहुंचे। इतना बड़ा सुअर देखकर वह दोनों दंग रह जाते हैं। अब फिनिस्ट एंडी से कहता है कि मैंने गांव वालों से वादा किया है और अगर आज हम इस सुअर को नहीं पकड़ पाए तो फिर गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी और गांव वाले मुझे अपना हीरो नहीं मानेंगे। इसलिए हमें इसका शिकार करना ही होगा। इतना कहकर फिनिस्ट अपनी गदा लेकर सुअर पर टूट पड़ता है, लेकिन सूअर को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब फिनिस्ट एक लकड़ी को लेकर उसे हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे थोड़ा सा भी नहीं हिला पाता। लेकिन वह लकड़ी टूट जाती है जबकि सूअर मस्त पड़ा रहता है। तब फिनिस्ट उसकी पीठ पर चढ़कर उसके सिर पर मारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब एंडी भी फिनिस्ट की मदद करने की कोशिश करता है। वह अपने बैग को उसकी नाक पर मारता है, लेकिन उसका बैग सूअर की नाक में अटक जाता है। इसके बाद वो एक भाले से उसे निकालने की कोशिश करता है, जिससे सूअर की नाक में खुजली होती है और उसकी नींद टूट जाती है। अब सूअर अपने पंख फड़फड़ाता है और जैसे ही वह एंडी को देखता है, सूअर गुस्से से तिलमिला उठता है और वह एंडी की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी फिनिस्ट बीच में आकर सूअर को रोकने की कोशिश करता है। तभी सूअर उसे उछालकर फेंक देता है, जिससे फिनिस्ट उसकी पीठ पर जा गिरता है। यह देखकर एंडी जल्दी से फिनिस्ट को रस्सी देता है, लेकिन तभी सूअर अचानक उड़ने लगता है। अब फिनिस्ट उस रस्सी को सूअर के पंखों में कसकर रस्सी को उसके शरीर पर लपेट देता है और फिर उसे कंट्रोल करने लगता है। वही अब सूअर उड़ते उड़ते फिनिस्ट के गांव की ओर जाने लगता है। वही गांव के लोग उस विशालकाय सूअर को अपनी ओर आते देख घबरा जाते हैं और जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी सूअर नीचे आ गिरता है और मारा जाता है। जब गांव वाले फिनिस्ट को उस सूअर की सवारी करते देखते हैं, तो सभी खुशी से उसके लिए तालियों बजाने लगते हैं और उसे अपना हीरो मान लेते हैं। अब अगले दिन जब फिनिस्ट गांव के बच्चों को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है, तभी वहां पर बाबा यागा नाम की जादूगरनी आकर फिनिस्ट से कहती है कि मैंने सुना है तुमने उस विशालकाय सूअर को मार गिराया है। इस पर फिनिस्ट उससे कहता है कि मैं बस उसके साथ खेल रहा था, लेकिन बेचारा मेरा वजन नहीं उठा पाया और गिरकर मर गया। अब जादूगरनी उससे कहती हैं कि अगर तुम इतने ताकतवर योद्धा हो, तो क्या तुम मेरे घर की तरफ जाने वाली नदी में अटके पत्थर को हटा सकते हो? यह सुनकर फिनिस्ट हंसता है और उससे कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं है। मैंने इससे पहले भी कई बड़े-बड़े काम किए हैं। यह सुनकर जादूगरनी उससे कहती हैं कि बातों से काम नहीं चलेगा। जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती, तब तक नहीं मानूंगी। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वहां एंडी आता है और जादूगरनी से कहता है कि तुम तो जादूगर हो, खुद क्यों नहीं कर लेती? अब बाबा यागा अपने पॉकेट से जादुई धूल निकालती हैं और एंडी पर फूंक देती है, जिससे एंडी की टोपी के दांत निकल आते हैं और वह टोपी उसी को खाने लगती हैं, जिससे एंडी बहुत घबरा जाता है। तब फिनिस्ट उस टोपी को उसके सिर से निकालकर फेंक देता है। इसके बाद फिनिस्ट अपने घर चला जाता है। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि बाबा यागा ने गांव वालों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की, जिससे फिनिस्ट की हीरो वाली इमेज बर्बाद हो गई थी। तभी एंडी को एक आइडिया आता है और वह फिनिस्ट से कहता है कि गांव के पास वाले कैसल में एक भयानक राक्षस रहता है, जिसने एक खूबसूरत प्रिंसेस को कैद करके रखा है। आज तक जो भी राजकुमारी को छुड़ाने गया, वो वापस नहीं लौटा। अगर तुम उस राक्षस को खत्म करके राजकुमारी को उसकी कैद से छुड़ा लाते हो, तो फिर से तुम गांव वालों के हीरो बन सकते हो। फिनिस्ट को एंडी का आइडिया पसंद आता है और वह ठान लेता है कि वो उस राक्षस को खत्म करके ही लौटेगा। रात होते ही वो दोनों घोड़े पर बैठकर उस महल की ओर निकल पड़ते हैं। महल के करीब पहुंचने पर जब फिनिस्ट दूरबीन से देखता है, तो उसे वहां बहुत से योद्धा दिखाई देते हैं, जो पहले से उस राक्षस से फाइट करने की तैयारी में लगे थे। अब एंडी उनके पास जाकर उनसे पूछता है कि तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो? इस पर कुछ योद्धा कहते हैं कि वो राजकुमारी को उस मॉन्स्टर की कैद से बचाना चाहते हैं और कुछ कहते हैं कि वो राजकुमारी से शादी करना चाहते हैं।
अब एंडी उनसे कहता है कि इसके लिए हमें पहले उस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा, लेकिन फिर उनमें बहस होने लगती है कि अगर हम सब मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर पाएं तो राजकुमारी किसे मिलेगी। यह सुनकर फिनिस्ट हंसते हुए कहने लगा, मुझे राजकुमारी नहीं चाहिए, मैं बस उस राक्षस को खत्म करके शोहरत कमाना चाहता हूं। अब फिनिस्ट एंडी को एक तरफ ले जाकर कहता है कि सुबह होने से पहले मैं उस मॉन्स्टर को अकेले ही खत्म कर दूंगा। जब सभी सो जाते हैं, तब फिनिस्ट चुपचाप उस महल में चला जाता है। महल के अंदर प्रवेश करते ही उसे राजकुमारी दिखाई देती है, जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। अब राजकुमारी फिनिस्ट से पूछती हैं कि क्या तुम भी यहां मरने आए हो? इस पर फिनिस्ट उससे कहता है कि नहीं, मैं उस राक्षस को मारकर तुम्हें यहां से बचाने के लिए आया हूं। यह सुनकर राजकुमारी घबरा जाती है और भागकर अंदर की ओर चली जाती है। तब फिनिस्ट उसका पीछा करने लगता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमारी उसका हाथ झटक देती और उससे दूर भागने लगती है। तभी अचानक पीछे से एक सांप फिनिस्ट पर अटैक कर देता है। अब फिनिस्ट अपनी गदा से उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो कोई सांप नहीं है, बल्कि उस राक्षस की पूंछ है, जो दिखने में एक शेर की होता है। अब मॉन्स्टर फिनिस्ट पर टूट पड़ता है और उसे जकड़ने लगता है, लेकिन फिनिस्ट खुद को छुड़ाकर मॉन्स्टर को उसकी पूंछ से लपेट देता है और उसकी पूंछ के मुंह को हाथों से पकड़कर फाड़ने लगता है। लेकिन तभी वह सांप उसके चेहरे पर जहर थूक देता है, जिससे फिनिस्ट को सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद वो अपनी गदा से उस राक्षस को मारने लगता है, लेकिन तब तक राक्षस वहां से जा चुका था और फिनिस्ट के अटैक से महल के पिलर टूटकर गिरने लगते हैं और कुछ ही देर में पूरा महल खंडहर बन जाता है। वहीं महल के ढहने की आवाज सुनकर सभी योद्धा जाग जाते हैं। इसके बाद वो सभी महल में जाकर राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें राजकुमारी कहीं नहीं मिलती है। तभी एंडी को मलबे के नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है कि फिनिस्ट मलबे में दब गया है। इसके बाद वो सभी मिलकर उसे बाहर निकालते हैं। तब एंडी को पता चलता है कि फिनिस्ट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वह अंधा हो चुका है। अब एंडी उसे उसके घर ले आता है, लेकिन फिनिस्ट अपनी आंखों की रोशनी चले जाने से चिड़चिड़ा हो जाता है। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे जिससे उसकी आंखों की रोशनी लौट आए। उसकी ऐसी हालत देखकर एंडी से रहा नहीं गया और वो मदद मांगने बाबा यागा के पास जाता है। उसी दौरान जादूगरनी अपनी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए नुस्खा बना रही होती है। अब एंडी उससे कहता है कि फिनिस्ट बहुत परेशान है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो अंधा हो चुका। अब आप ही कुछ कर सकती है। लेकिन बाबा यागा उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि जब मुझे मदद की जरूरत थी तब फिनिस्ट ने मेरा मजाक उड़ाया था और इसलिए मैं भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। इतना कहकर वह उस पर जादुई पाउडर फूंक देती है, जिससे एंडी के जूते उसके पैर खाने लगते हैं। यह देखकर एंडी वहां से भाग जाता है। दूसरी ओर फिनिस्ट अपने अंधेपन से टूट गया था। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। समय के साथ एंडी ने भी उसके पास आना कम कर दिया था। फिनिस्ट अब अकेला बैठा रहता था। कभी जब वो खाना लेने बाजार जाता तो बच्चे उसकी टोकरी से फल उठाकर भाग जाते। एक दिन उसने गुस्से में एंडी से कहा, तू जा, यहां से मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। अब एंडी भी उसे छोड़कर चला जाता है। बीतते समय के साथ उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। उसके पास खाने के पैसे भी नहीं बचे थे, जिसके चलते उसे कूड़े से सड़े हुए फल खाकर पेट भरना पड़ता है। फिर एक दिन जब वो खाली टोकरी लेकर बाजार में बैठा था, तभी बाबा यागा वहां से गुजरती हैं तो उसे फिनिस्ट दिखाई देता है। उसकी हालत देखकर बाबा यागा अपनी टोकरी के फल उसकी टोकरी में डाल देती हैं कि तभी अचानक वहां पर डाकू आकर लोगों को मारने लगते हैं, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। वही फिनिस्ट को लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी डाकू उस पर भी अटैक करने लगते हैं। अब फिनिस्ट उन्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन उनकी आहट को सुनकर उनसे फाइट करने लगता है। तभी एक डाकू उसे रस्सी से बांधकर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फिनिस्ट रस्सी को पकड़कर उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है और फिर उस पर टूट पड़ता है। लेकिन तभी कुछ डाकू आकर उसके सिर पर मारते हैं, जिससे वह बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद हमें लुटेरों के जहाज को दिखाया जाता है, जहां पर फिनिस्ट के हाथ और गर्दन जकड़े हुए हैं। वहीं पर बाबा यागा भी उसके साथ होती हैं और डाकुओं ने गांव वालों को भी बंदी बना रखा था। अब बाबा यागा पानी
कि कुछ बूंदों को हाथ में लेकर अपने जादू से पानी को बढ़ाकर फिनिस्ट के मुंह पर डालती है, जिससे वो होश में आ जाता है। वहीं पर हम एंडी को देखते हैं, जो आज़ादी से जहाज पर घूम रहा होता है। यह देखकर बाबा यागा उससे पूछती हैं कि इन डाकुओं ने तुझे कैसे खुला छोड़ दिया। इस पर एंडी इठलाकर जवाब देता है कि मैंने डाकुओं को मना लिया और उनसे कहा कि मैं गांव वालों पर नजर रखूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। इसके बाद एंडी उन दोनों को खाने के लिए कैले देता है और फिर वो एक चिराग को बताते हुए कहता है कि मैंने इसे डाकुओं के चोरी के सामान से चुराया है। इसे बेचकर हमें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। इतना कहकर वह उस चिराग को साफ करने लगता है, लेकिन तभी उसमें से अचानक एक जिन्न निकल आता है, जिसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं और उनका शोर सुनकर एक डाकू वहां पर आ जाता है। अब जिन्न झट से उस डाकू को मार गिराता है। इसके बाद वो फिनिस्ट पर अटैक कर देता है, लेकिन फिनिस्ट उसे बहुत मारता है। तभी उसे एक हंसिया मिल जाता है और फिर वो उससे जिन्न पर अटैक करता है, लेकिन अंधा होने के चलते उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब जिन्न एंडी से कहता कि क्या हुक्म है मेरे आका। तब एंडी घबराकर उसे वापस चिराग में जाने का आदेश देता है, जिससे जिन्न तुरंत चिराग में चला जाता है। तभी एक डाकू वहां आकर एंडी से वह चिराग छीन लेता है और फिनिस्ट को और भी मजबूत लकड़ी के ट्रैप में जकड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद जहाज अरब के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर डाकू गांव वालों को बेचने के लिए एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। वही फिनिस्ट बाबा यागहा और एंडी को बीच बाजार में नीलामी के लिए बांध दिया जाता है। तभी एक अमीर आदमी वहां आकर बाबा यागहा को घूरने लगता है। उसे खरीदने के लिए उसकी बोली लगाता है, लेकिन वो बाबा यागहा की बहुत कम कीमत रखता है। तभी एक दूसरा नकाबपोश आदमी वहां आता है और वह फिनिस्ट, बाबा यागा और एंडी को खरीद लेता है और फिर उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है। उसके पास एक बोलने वाला ऊंट भी होता है, जो सफर के दौरान उन्हें उस नकाबपोश आदमी के बारे में उन्हें बताता है। जब वो तीनों उस आदमी के महल में पहुंचते हैं, तो वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी कि फटी रह जाती है, क्योंकि उसका महल बहुत बड़ा और शानदार था और उसके पास नौकर की जगह रोबोटिक कछुए होते हैं, जो उसके लिए खाना सर्व करते हैं। इसके बाद वो आदमी अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि मैं एक वैज्ञानिक हूं और ये सारे रोबोट मैंने बनाए हैं, ताकि इंसानों की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाया जा सके। अब फिनिस्ट उसे अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि कभी वो एक ताकतवर योद्धा हुआ करता था, लेकिन अब एक अंधा है। उसकी जिंदगी अब बदतर हो चुकी है। यह सुनकर वैज्ञानिक उससे कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। वैसे तो मैं गुलामों को खरीदकर उन्हें आज़ाद कर देता हूँ, लेकिन तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। इसके बाद वो उन्हें अच्छे कपड़े पहनने के लिए देता है और खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन पेश करता है। इसके बाद वो अपने रोबोट से खाना परोसने के लिए कहता है। इसके बाद वो उन्हें अपनी लैब में लेकर जाता है, जहां पर आधुनिक जमाने के यंत्र रखे होते जो उसने इन्वेंट किए थे। यह देखकर सभी दंग रह जाते हैं। बाबा याखा को लग रहा था कि यह कोई जादू टोना होगा, लेकिन साइंटिस्ट कहने लगा, यह मेरी 500 सालों की मेहनत है। यह सुनकर बाबा यागा हैरान रह जाती हैं। वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम 500 साल से जिंदा हो? लेकिन तुम तो काफी जवान लग रहे हो। इस पर साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि इस केमिकल को पीने के बाद इंसान हमेशा के लिए जवान हो जाता है। यह सुनकर बाबा यागहा की नजर उस केमिकल पर टिक गई और वो उसे हासिल करने के बारे में सोचने लगी। अब फिनिस्ट उससे पूछता है कि क्या यह केमिकल मेरी आंखों को फिर से ठीक कर सकता है? साइंटिस्ट बोला, नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो तुम्हें पसंद आएगा। इसके बाद वो फिनिस्ट को एक चश्मा पहनने के लिए देता है और जैसे ही फिनिस्ट उस चश्मे को लगाता है, उसे सब कुछ पहले जैसा दिखाई देने लगता है। यह देखकर फिनिस्ट बहुत खुश हो जाता है। अब साइंटिस्ट उनसे कहता है, जो लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं वह प्रकृति के नियमों में बाधा डालने का काम करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लोगों को खत्म करने के लिए एक अनोखी मशीन बनाई है। इसके बाद वो उन्हें वह चिराग दिखाता है जो उसने उन डाकुओं से खरीदा था। उसे देखकर सभी डर जाते हैं और फिनिस्ट जिन्न से लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। अब साइंटिस्ट उस चिराग को रगड़ता है और तभी जिन्न बाहर निकल आता है। फिर वो साइंटिस्ट उस मशीन को ऑन करता है। इसके बाद वह मशीन जिन्न को अंदर खींच लेती है। वैज्ञानिक की मशीनों को देखकर सभी के पसीने छूट गए थे। रात होने पर हम बाबा यागा को देखते हैं, जो साइंटिस्ट के नौकर को पसंद करने लगी थी। तभी वहां पर साइंटिस्ट आता है और वो उन्हें खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है।
उसी दौरान साइंटिस्ट का रोबोटिक पोपट आकर गिरता है, जो एक संदेश लेकर आया था। साइंटिस्ट उसे पढ़ता है और उन्हें बताता है कि पास के पहाड़ पर एक राक्षस लोगों को परेशान कर रहा है, जो शेर जैसा दिखता है और उसकी पूंछ सांप जैसी है, और मुझे उसे पकड़ने जाना है। यह सुनकर फिनिस्ट कहने लगा, यह वही राक्षस हैं जिसने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। अब फिनिस्ट साइंटिस्ट से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना है। लेकिन साइंटिस्ट उसे मना करते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, और इसलिए मैं तुम्हें लेकर नहीं जा सकता। लेकिन जब फिनिस्टी बार बार रिक्वेस्ट करता है, तब साइंटिस्ट मान जाता है। जब सभी सो जाते हैं, तब बाबा यागा चुपके से साइंटिस्ट की लैब में घुस जाती हैं और वो अमर होने वाले केमिकल को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहां मशीनें अपने आप स्टार्ट हो जाती हैं और बाबा यागहा को अपने अंदर खींचने लगती है। तभी बाबा यागहा जाग जाती हैं। दरअसल वो सपना देख रही थी। इसके बाद वो उस लैब में जाकर उस केमिकल को ढूंढने लगती हैं, ताकि वो उसे पीकर हमेशा के लिए जवान हो जाएं। लेकिन तभी साइंटिस्ट वहां आ जाता है और उस केमिकल को लेकर जाने लगता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो घड़ी के दरवाजे को खोलता है, तो उसे वहां पर बाबा यागहा दिखाई देती हैं, जो किताब पढ़ने का नाटक कर रही थीं। लेकिन साइंटिस्ट समझ जाता है कि वो यहाँ किस लिए आई थी। साइंटिस्ट उससे कहता है कि अगर तुम लोग उस राक्षस को जिंदा पकड़कर लाते हो, तो मैं तुम्हें भी इस केमिकल को पीने दूंगा। अब अगले दिन साइंटिस्ट उन्हें अपना उड़ने वाला यंत्र दिखाता है और कहता है कि ये हमें जल्दी उस जगह तक पहुंचा देगा। इसके बाद वो फिनिस्ट को उसे उड़ाना भी सिखाता है। साथ ही वो उसे एक यंत्र भी दिखाता है, जो उसे अपने साथ लेकर जाना होगा, ताकि वो उस राक्षस को जिंदा पकड़ सकें। तभी उसके कछुए फिनिस्ट के लिए कवच और उसका हथियार लेकर आते हैं, जिसे साइंटिस्ट ने अपग्रेड कर दिया है, जिसमें एक बटन होता है और उसे दबाते ही दुश्मन ढेर हो जाएगा। अब एंडी भी फिनिस्ट के साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन फिनिस्ट उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। लेकिन जब साइंटिस्ट फिनिस्ट से कहता है, तब वह मान जाता है। इसके बाद बाबा यागहा, फिनिस्ट, एंडी और साइंटिस्ट का नौकर उस विमान में बैठ जाते हैं। वो अपने साथ उस ऊंट को भी विमान में बैठा लेते हैं सामान ढोने के लिए। तभी साइंटिस्ट विमान की जंजीर को काट देता है और वह विमान रॉकेट की तरह उड़कर तेजी से उन्हें पहाड़ की ओर लेकर निकल पड़ता है। कुछ ही देर बाद विमान एक जगह पर लैंड करता है। इसके बाद वो आगे पैदल सफर करते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें कुछ तंबू मिलते हैं और टूटे फूटे सामान। तभी फिनिस्ट को उस राक्षस के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर वो सभी एक गुफा के पास पहुंच जाते। अब फिनिस्ट उस यंत्र को स्टार्ट करता है, जो ओपन होने पर एक ट्रैप में बदल जाता है। वो उस मशीन को गुफा के बाहर लगा देते हैं, ताकि उस मॉन्स्टर को कैद किया जा सके, और जाने से पहले वो बाबा यागा को ट्रैप को ओपन करने के बारे में बताता है। इसके बाद फिनिस्ट गुफा के अंदर चला जाता है। फिनिस्ट जानता था कि उसे सिर्फ उस राक्षस को पकड़ना है, उसे खत्म नहीं करना। तभी वह राक्षस अचानक फिनिस्ट पर अटैक कर देता। अब फिनिस्ट अपने हथियार से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो राक्षस हर बार बच जाता है। जैसे ही राक्षस फिनिस्ट पर झपटता है, फिनिस्ट अपने वेपन की मदद से गुफा से बाहर निकल आता है, लेकिन पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही राक्षस बाहर आता है, बाबा यागहा ट्रैप मशीन की चाबी निकाल लेती है, लेकिन वह उस राक्षस को देखकर डर जाती है और ओपन करना भूल जाती है। अब जैसे ही मॉन्स्टर फिनिस्ट पर अटैक करने वाला होता है, कि तभी एंडी मशीन का व्हील घुमा देता है। तभी मशीन से बहुत सी जंजीरें निकलकर मॉन्स्टर को जकड़ देती हैं और अपने अंदर खींच लेती हैं और उसे कैद कर लेती हैं। जब फिनिस्ट को होश आता है, तब सब सेट हो गया था। इसके बाद वो सभी वापस लौटने के लिए चल पड़ते हैं। रेगिस्तान में चलते चलते ऊंट के पैर भी जवाब दे देते हैं। तब फिनिस्ट खुद उस ट्रैप मशीन को खींचकर आगे बढ़ता है। रात होने पर वो सभी रुककर आराम करने लगते हैं। इसके बाद वो एक एनर्जी ड्रिंक को पीते हैं, जो उनकी भूख शांत कर देती है। कुछ देर बाद सभी सो जाते हैं, लेकिन फिनिस्ट जाग रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वह उस पिंजरे के पास जाकर मॉन्स्टर को देखता है, लेकिन उसे मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा था। अब फिनिस्ट उस पिंजरे को ओपन करता है, जिसमें उसे वही राजकुमारी दिखाई देती है। यह देखकर फिनिस्ट समझ जाता है कि वह राक्षस ही राजकुमारी है। फिर वो उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमारी उसे वार्निंग देती हैं और कहती हैं कि यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिनिस्ट उसकी एक नहीं सुनता। तभी बाबा यागहा पिंजरे को बंद कर देती हैं।
तब फिनिस्ट नीचे आकर उन्हें बताता है कि वो राक्षस नहीं बल्कि राजकुमारी हैं। यह सुनकर एंडी कहता है कि यह पागल हो चुका है। अब बाबा यागहा उसे पिंजरे का ढक्कन खोलने से मना करती हैं, लेकिन फिनिस्ट किसी की नहीं सुनता, क्योंकि वो राजकुमारी को चाहने लगा था। अब जैसी ही फिनिस्ट ढक्कन खोलकर राजकुमारी का हाथ पकड़ने जाता है, तभी बाबा यागा उसे पिंजरे के अंदर धकेल देती हैं और पिंजरा बंद कर देती है, और फिनिस्ट से कहती हैं कि जब तक हम साइंटिस्ट के महल नहीं पहुंच जाते, तुम भी उसके साथ ही रहो। इसके बाद वो भी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। अब राजकुमारी फिनिस्ट को समझाती है कि मैं श्रापित हूं, और इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, क्योंकि अगर कोई मर्द मुझे छू लेता है तो मैं एक राक्षस में बदल जाती हूं। लेकिन मैं बुरी नहीं हूं, और ना ही मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती हूं। लेकिन कोई मुझ पर अटैक करने की कोशिश करता है, तब मैं खुद को बचाने के लिए अटैक करती हूं, और ऐसी नौबत ना आए, इसलिए मैं दूर अकेली पहाड़ों रहती हूं। लेकिन इंसान मुझे वहां भी सुख से जीने नहीं देते। उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर फिनिस्ट का प्यार और भी बढ़ जाता है। दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट को देखते हैं, जो कुछ लिख रहा होता है। तभी उसके आदमी एक किसान की बिल्ली को लेकर आते हैं। किसान साइंटिस्ट के आगे गिड़गिड़ाता है कि उसकी बिल्ली को उसे दे दे। वो बिल्ली खतरनाक नहीं है, बल्कि वो उसके घर को रोशन करती है। लेकिन साइंटिस्ट उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देता और बिल्ली को मशीन में डाल देता है। वो मशीन उस बिल्ली की जादुई शक्ति को खींच लेती है और उसे केमिकल में बदल देती है। फिर साइंटिस्ट केमिकल को लॉकर में रख देता है, जहां पर बहुत से केमिकल की बोतल पहले से रखी थी। दूसरी ओर राजकुमारी और फिनिस्ट किस करने के मूड में आ जाते हैं, लेकिन राजकुमारी का श्राप आड़े आ जाता है। वहीं अब बाबा यागा और एंडी पिंजरा लेकर साइंटिस्ट के महल में पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि साइंटिस्ट एक जादुई पक्षी को उस मशीन में डाल देता है और उसकी शक्तियों को अपने रोबोट में भर देता है। यह देखकर दोनों दंग रह जाते हैं। दरअसल वह साइंटिस्ट जादुई जीवों से उनकी शक्तियां खींचकर उन्हें चला रहा था। यह देखकर बाबा यागा गुस्से में आकर उससे कहती हैं कि तू झूठा है। तेरी पोल खुल चुकी हैं, ये रोबोट तेरा आविष्कार नहीं, बल्कि तू उन निर्दोष जीवों के साथ बर्बरता करके खुद को वैज्ञानिक कहलवाना चाहता है। और इसका मतलब तू 500 सालों से मासूम जानवरों को मारकर जी रहा है। यह सुनकर साइंटिस्ट तिलमिला जाता है और कहता है कि जब तुम सब कुछ जान चुके हो, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो अपने सिपाहियों को अलर्ट कर देता है। इसके बाद अब बाबा यागा और एंडी भागकर फिनिस्ट और राजकुमारी को आजाद कर देते हैं, क्योंकि वो जानती थी साइंटिस्ट राजकुमारी को खत्म करके उसकी शक्तियां छीनना चाहता है। तभी साइंटिस्ट और उसके सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। अब साइंटिस्ट अपने रोबोट को आदेश देता है कि उन्हें पकड़ लो। इसके बाद वे सभी रोबोट्स अपने मुंह से जंजीर निकालकर उन तीनों को जकड़ लेते हैं। लेकिन साइंटिस्ट एंडी को आजाद छोड़ देता है, क्योंकि वो उसकी तरफ हो गया था। यह देखकर फिनिस्ट उससे कहता है कि तूने फिर से पार्टी बदल ली, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वही अब साइंटिस्ट उस मशीन को ऑन कर देता है और फिर वो मशीन राजकुमारी की शक्तियों को खींचने लगती है। अब राजकुमारी फिनिस्ट से कहती है कि जल्दी कुछ करो, वरना ये मशीन मुझे अपने अंदर समा लेगी। तब फिनिस्ट अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को तोड़ देता है और फिर वो राजकुमारी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे राजकुमारी फिर से मॉन्स्टर में बदल जाती है और जंजीरों को तोड़कर साइंटिस्ट के सिपाहियों को मार डालती है। इसके बाद वो फिनिस्ट पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और वहां से भाग निकलती हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर फिनिस्ट बाबा यागा भी भागने लगते हैं, लेकिन साइंटिस्ट के सिपाही उनके पीछे पड़ जाते हैं। तब फिनिस्ट रुककर उनका सामना करता है और अपने हथियार से एक एक करके सभी को मार गिराता है। वही तब तक साइंटिस्ट के सिपाही उन्हें आगे से घेर लेते हैं। अब बाबा यागा अपने पॉकेट से तरबूज के बीज निकालती हैं और अपने जादू का इस्तेमाल करके उन बीजों को विशाल तरबूज में बदल देती हैं, जिससे वह सिपाही वहीं पर ढेर हो जाते हैं। वही अब साइंटिस्ट अपने आखिरी और सबसे बड़े हथियार को स्टार्ट करता है और उसमें बहुत सारा केमिकल डाला जाता है। दरअसल साइंटिस्ट हर हालत में बाबा यागा और फिनिस्ट को पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो अब उसका राज जान चुके थे। अब एंडी उसे समझाता है कि गुरुजी, हमारे पास पहले बहुत सारा जादुई केमिकल है, तो फिर काहे उनके पीछे पड़े हों। लेकिन साइंटिस्ट कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था और फिर वो अपने विशालकाय रोबोट को महल से बाहर निकालता है, जिससे उसका पूरा महल मलबे में बदल जाता है। यह देखकर फिनिस्ट और बाबा यागा जान बचाकर भागने लगते हैं।
अब साइंटिस्ट कछुआ रोबोट से उनका पीछा करता है, लेकिन उस रोबोट को ज्यादा शक्तियों की जरूरत होती है। पर्याप्त केमिकल ना होने के कारण रोबोट के पार्ट्स टूटने लगते हैं। अब साइंटिस्ट रोबोट को तोप की तरह इस्तेमाल करता है और उन पर फायर करने लगता है, जिससे फिनिस्ट नीचे गिर जाता है। उसे लगा रोबोट फटेगा, लेकिन वो रोबोट उल्टा हो जाने के कारण कुछ नहीं कर पाता। यह देखकर फिनिस्ट बाबा यागा से कहता है कि पहाड़ी पर चढ़ जाओ और उसे उलझाने की कोशिश करो। अगर एक बार कछुआ पलट गया तो उठ नहीं पाएगा। अब साइंटिस्ट बाबा यागा का पीछा करता है और उस पर अटैक करता है, जिससे उसका ऊंट घायल हो जाता है। फिर साइंटिस्ट उसकी जादुई शक्तियां खींचने के लिए मशीन को ऑन कर देता है। वहीं अब बाबा यागा के पास आखिरी बीज ही बचा था। अब वो उस बीज पर जादू करके मशीन पर फेंकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वह मशीन उसे अपने अंदर खींचने लगती है। यह देखकर एंडी मशीन को बंद कर देता है। अब साइंटिस्ट दरवाजा खोलकर एंडी को बाहर फेंक देता है और फिर से मशीन ऑन कर देता है। वो मशीन बाबा यागा को खींचने लगती है। तभी फिनिस्ट अपने हथियार की मदद से रोबोट के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन तभी साइंटिस्ट रोबोट का मुंह घुमाने लगता है, जिससे फिनिस्ट रोबोट की पीठ पर गिर जाता है और उसका चश्मा नीचे गिर जाता, जिसके कारण उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। वही अब बाबा यागा की शक्तियां छीन जाने से वो पल भर में बूढ़ी हो जाती हैं। जब वह ऊंट उसे बताता है कि वो अब बुढ़िया जैसी दिखने लगी, तो बाबा यागा का पारा हाई हो जाता है और फिर वो फिनिस्ट को कहती हैं कि अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तब फिनिस्ट अपने हथियार का इस्तेमाल करके नीचे उतर जाता है और उस रोबोट को खींचकर पलटने की कोशिश करने लगता है। तभी राजकुमारी भी वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर साइंटिस्ट घबरा जाता है। अब फिनिस्ट अपनी पूरी ताकत से रोबोट को खींचता है और तभी रोबोट पलटकर नीचे गिर जाता है, जिससे उसका सारा केमिकल बाहर निकल आता है। अब साइंटिस्ट उड़ने के लिए अपने जादुई पंखों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ठीक से उड़ नहीं पाता और केमिकल में जा गिरता है और उसी में डूबकर मारा जाता है। वही रोबोट की टक्कर से फिनिस्ट बेहोश हो गया था। यह देखकर राजकुमारी रोने लगती है। उसे लग रहा था कि फिनिस्ट मर चुका है और वो उसके करीब जाकर बैठ जाती हैं। अब जैसे ही उसके आंसू फिनिस्ट की आंखों पर गिरते हैं, अचानक फिनिस्ट होश में आ जाता है और अब उसे सब कुछ पहले जैसा दिखाई देने लगता है। अब फिनिस्ट तुरंत राजकुमारी को अपने दिल की बात बताते हुए कहता है कि वो उसे चाहने लगा है और उसके साथ रहना चाहता है। लेकिन राजकुमारी अपने श्राप के कारण उदास होकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे जाना ही होगा। तब फिनिस्ट जाने से पहले उसे किस कर देता है और तभी राजकुमारी फिर से मॉन्स्टर में बदल जाती हैं। अब फिनिस्ट भारी मन से अपने गांव लौट आता है, जिसे सही सलामत देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिनिस्ट का दिल राजकुमारी के बिना कहीं नहीं लग रहा था। दूसरी ओर बाबा यागा फिर से जवान दिखने के लिए साइंटिस्ट की किताब में नुस्खा ढूंढ रही होती है और तभी उसे राजकुमारी के श्राप को तोड़ने का उपाय मिल जाता है। फिर वो फिनिस्ट के पास जाकर उसे बताती है कि यह श्राप राजकुमारी को जानबूझकर दिया गया था, लेकिन हम उस श्राप को तोड़ सकते हैं। ये सुनकर फिनिस्ट की उम्मीद बढ़ जाती है और वो अपना हथियार उठाता है और फिर वो तीनों निकल पड़ते हैं राजकुमारी का श्राप को तोड़ने। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।